गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आपको अनुभववादी दार्शनिक बर्कले है उनके द्वारा जो जड़ तत्व का खंडन किया गया है उसकी चर्चा की थी। बर्कले से पूर्व लॉक ने गुणों के अधिष्ठाता के रूप में जड़ तत्व को स्वीकार किया था और बर्कले किसी अनुमान या अधिष्ठान के रूप में जड़ तत्व की जो स्वीकारोक्ति है उसका खंडन करते हैं और इस मान्यता को परिपुष्ट करने के लिए वो दो प्रकार की युक्तियां देते हैं, तार्किक युक्ति और ज्ञान मीमांसा युक्ति। आज चर्चा करेंगे हम तार्किक युक्ति की और ज्ञान मीमांसा युक्ति की। सबसे पहले तार्किक युक्ति। बर्कले के अनुसार लॉक द्वारा जड़ तत्व को विश्वास करने का एकमात्र कारण क्या था? अमूर्त सामान्य प्रत्ययों की सत्ता में विश्वास करना। लॉक ने जड़ तत्व की सत्ता को इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि वो अमूर्त सामान्य प्रत्ययों की सत्ता में विश्वास करते थे। लेकिन बर्कले चूंकि अमूर्त प्रत्ययों का खंडन करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जड़ तत्व का खंडन अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि भौतिक द्रव्य के प्रत्यय को लॉक एक अमूर्त प्रत्यय के रूप में स्वीकार करता है। बर्कले के अनुसार जिस प्रकार किसी विशिष्ट प्रत्ययों के आधार पर केवल सामान्य की कल्पना नहीं की जा सकती, अमूर्त प्रत्ययों की भी जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। उसी प्रकार विशिष्ट सापेक्षिक गुणों अर्थात प्राथमिक और गौण गुणों के आधार पर किसी अमूर्त सामान्य द्रव्य की कल्पना भी करना संभव नहीं है। तो बर्कले कहते हैं कि यदि कोई सत पदार्थ होगा तो अमूर्त न होकर, सामान्य न होकर विशिष्ट ही होगा, क्योंकि सामान्य सत्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि सामान्य सत्य को माना जाए तो वह समस्त गुणों से पृथक होगा, लेकिन ऐसा द्रव्य कैसा होगा जो गुणों से ही पृथक हो जाएगा? वह कैसा द्रव्य होगा? निरर्थक होगा, बाधित होगा और अचिंतनीय होगा। इसलिए जड़ तत्व की जो कल्पना है वो निराधार और निरर्थक है। अब दूसरी युक्ति जो देते हैं वो है ज्ञान मीमांसा युक्ति। बर्कले कहते हैं यदि कुछ समय के लिए जड़ तत्व का अस्तित्व स्वीकार कर भी लिया जाए तो ये समस्या उठती है कि इसका ज्ञान कैसे होता है। ज्ञान की प्रक्रिया दो आधार है बर्कले के अनुसार, एक इंद्रियानुभव और एक तर्क बुद्धि। जहाँ तक इंद्रियानुभव और इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात है तो इसके द्वारा हम केवल कुछ गुणों को जान सकते हैं। गुणों के अतिरिक्त किसी जड़ तत्व का हमें इंद्रियों के माध्यम से कोई ज्ञान नहीं होता। तो बर्कले के अनुसार इस जड़ तत्व का ज्ञान हमें बुद्धि के द्वारा प्राप्त भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे प्रत्ययों में तथा बाह्य जड़ तत्व में कोई अनिवार्य संबंध होता ही नहीं है। तो अनिवार्य संबंध के अभाव में बुद्धि द्वारा जो प्रत्यय देखे जाते हैं या दृष्ट किए जाते हैं, इन प्रत्ययों के आधार पर किसी अदृष्ट वस्तु का ज्ञान हम कैसे पा सकते हैं? जब हम वही बुद्धि द्वारा केवल प्रत्ययों के जो दृष्ट प्रत्यय है उनको देख रहे हैं तो उसके आधार पर हम किसी अदृष्ट की कल्पना कैसे कर लें? क्योंकि बुद्धि की भी तो अपनी एक क्षमता है, एक सीमा है। ये केवल दृश्य वस्तुओं के संबंध में अनुमान कर सकती है, किसी अदृश्य वस्तु के संबंध में नहीं कर सकती। जबकि लॉक जड़ तत्व को क्या मानते हैं? अदृश्य और अज्ञेय। तो बुद्धि द्वारा भी इसका ज्ञान संभव नहीं है। तो बर्कले के अनुसार जड़ तत्व का ज्ञान है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा होता है, न बुद्धि द्वारा होता है। इसलिए जड़ तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करना ही असंगत और निरर्थक है। अब बात करते हैं कार्य कारण युक्ति। बर्कले के अनुसार सामान्यतः जड़ तत्व के अस्तित्व को विज्ञानों के कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन विज्ञानों अथवा प्रत्ययों के कारण के रूप में जड़ तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करना क्या है? अनावश्यक है। बर्कले इस संदर्भ में तर्क प्रस्तुत करते कहते हैं कि यदि जड़ तत्व को विज्ञानों का कारण मान भी लिया जाए तो जड़ तत्व विज्ञानों में एक जैसा कुछ होना चाहिए ना, समरूपता, समानता तो होनी चाहिए, क्योंकि कारण और कार्य में कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ समानता पाई जाती है। लेकिन जड़ तत्व में विज्ञान में कोई समानता नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न रूप में होते हैं। जड़ तत्व जहाँ भौतिक होते हैं, फिजिकल होते हैं, विज्ञान में अभौतिक और मानसिक होते हैं। तो जड़ तत्वों को विज्ञानों का कारण नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त बर्कले कहते हैं कि जड़ तत्व क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, अशक्त होते हैं
और किसी निष्क्रिय तत्व किसी वस्तु विज्ञान को किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भौतिक और निष्क्रिय तत्व किसी सक्रिय चीज को या विज्ञान को कैसे उत्पन्न कर सकता है। तो बर्कले के अनुसार जड़ तत्व हमारे विज्ञानों का कारण इसलिए भी नहीं हो सकते कि ये न तो दृष्टा रूप है और न ही दृश्य रूप है, जबकि विज्ञानों के कारण के रूप में उसे दृश्य रूप होना चाहिए था। ऐसे किसी दृश्य रूप जड़ तत्व का हमें ज्ञान होता नहीं है। जड़ तत्व का अस्तित्व स्वीकार करना ही बर्कले असंगत, निरर्थक और अनावश्यक मानते हैं। बर्कले जड़ तत्व का खंडन करते हैं और उनका ये तात्पर्य नहीं कि वो जगत को मिथ्या मानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो जगत भी मिथ्या हो गया। तो बाह्य जगत की वस्तुओं को विज्ञान रूप मानते हैं। उनके अनुसार विज्ञान ही सत्य है। वो बाह्य जगत को असत नहीं मानते। कहते हैं बाह्य जगत का अस्तित्व है। बाह्य जगत किस रूप में? विज्ञान रूप में, क्योंकि विज्ञान ही एकमात्र सत्य है। जगत की वस्तुएं विज्ञान रूप में सत्य है। बर्कले जगत को जड़ जगत नहीं मानकर आध्यात्मिक जगत और विज्ञान जगत स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा मानने पर जगत का जो मिथ्यात्व है वो सिद्ध न होकर क्या सिद्ध होता है? उसकी वास्तविकता सिद्ध होती है। इसको बर्कले कहते हैं सत्ता दृश्यता है, एसेइस्ट पर्सिपाई। बर्कले ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बर्कले बेसिकली एक प्रत्ययवादी दार्शनिक है और प्रत्ययवादी होने के कारण वे किसी वस्तु का ज्ञाता से स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार कर ही नहीं सकते। किसी वस्तु का अस्तित्व अनुभव करता है या ज्ञाता पर ही निर्भर होता है। इसी मान्यता के कारण उनके प्रत्ययवाद को कौन सा प्रत्ययवाद बोल दिया जाता है? आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, कि सब कुछ आत्मा देखे जाने पर निर्भर है। तो सत्ता दृश्यता का सिद्धांत बर्कले के आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का प्रमुख सिद्धांत है। अब ये जो बर्कले का सिद्धांत है सत्ता दृश्यता है, इसके दो अर्थ है। पहला है कि उसी की सत्ता है जो अनुभव करता है, और दूसरा है उसी की सत्ता है जिसका अनुभव हो सकता है। मतलब विषय के रूप में तो जिसका अनुभव हो सकता है उसकी सत्ता है, और विषय के रूप में जो अनुभव करने वाला है उसकी सत्ता है। तो प्रथम अर्थ के अनुसार यदि देखा जाए, प्रथम अर्थ क्या है? कि उसी की सत्ता है जो अनुभव करता है। तो अगर पहले अर्थ को अगर अपन सोचें तो ईश्वर और आत्मा को इस श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि देखने वाला अनुभव करता कौन है? एक तो ईश्वर है और एक हमारी आत्मा है। और दूसरे अर्थ के अनुसार किसकी सत्ता है? उसी की सत्ता है जिसका अनुभव होता हो। किसका अनुभव होता है? विज्ञानों का अनुभव होता है, क्योंकि बर्कले विज्ञानों को ही ज्ञान का एकमात्र विषय मानते हैं। तो सत्ता दृश्यता है इन अर्थों से स्पष्ट होता है कि आत्मा और उसके विज्ञानों के अतिरिक्त संसार में किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भाई जानने वाले जो जानने वाला है, अनुभव करता है, ज्ञान करने वाला है, उसकी और ज्ञान के विषय दो की सत्ता है। तो ज्ञाता के रूप में तो ईश्वर और आत्मा है, और विषय के रूप में प्रत्यय, तो इन्हीं की सत्ता है। बर्कले कहते हैं किसी वस्तु की सत्ता और अस्तित्व का मापदंड उस वस्तु का ज्ञेय रूप होना है, कि वो जाना जा सके, तब वो क्या है? अस्तित्ववान है। इस मापदंड के अनुसार उन्हीं वस्तुओं की सत्ता है जिनका हमें प्रत्यक्षीकरण होता है, अर्थात जो ज्ञेय है, जो जानी जा सकती है। तो इससे स्पष्ट है कि आत्मा से स्वतंत्र किसी वस्तु की सत्ता संभव ही नहीं है। संसार की सभी वस्तुओं की सत्ता, उनका अस्तित्व किसी न किसी ज्ञाता मतलब आत्मा की अपेक्षा रखता ही रखता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञाता पर ही निर्भर करता है। कोई चीज़ जो किसी आत्मा विशेष यानी कि मेरी दृष्टि से दूर है, मैं नहीं देख सकती, तो मान के चलो वो किसी अन्य आत्मा की दृश्य की क्षमता में होगी। और अगर अन्य आत्मा भी उसको नहीं देख पा रही तो ईश्वर उसको देख रहा होगा। मतलब किसी वस्तु का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वो दृश्य है, वो देखी जा रही है, वो ज्ञेय है, उसको जाना जा सकता है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि जिस मेज पर मैं लिखने का कार्य कर रहा हूँ उसकी सत्ता है, तो इसका कहने का तात्पर्य ये कि उसमें दृश्यता है, अर्थात मैं उसको देख सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ। और जब मैं कमरे में भी नहीं होता हूँ तो भी ऐसे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं कमरे में नहीं होता, मैं उसे मैं उसे देख पा रहा हूँ, चाहे जो कुछ भी नहीं हो, चाहे वह मेरे मन के प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो, परंतु वो अन्य मन के प्रत्यक्ष का विषय अवश्य है। मैं नहीं देख पा रहा तो कोई और देख पा रहा है। तो इससे बर्कले सिद्ध करना चाहते हैं कि सत्ता होने पर दृश्यता अवश्य होती है। मतलब दृश्यता और सत्ता इक्वल है। उसी की सत्ता होगी जो दृश्य है, और जो दृश्य है उसकी सत्ता होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता किसी वस्तु की सत्ता और उसमें दृश्यता नहीं हो। तो इससे इस निष्कर्ष निकलता है कि बर्कले के अनुसार किसी ऐसी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किसी भी मनुष्य के प्रत्यक्ष का विषय न हो। इस प्रकार बर्कले वस्तुओं की सत्ता उसकी दृश्यता में ही मानते हैं। दृश्यता किसमें है? मन में है। इसलिए वस्तुएं मन के बाहर नहीं कही जा सकती।
तो बर्कले के अनुसार किसी निरपेक्ष वस्तु का अस्तित्व मान ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं होता निरपेक्ष वस्तु का अस्तित्व? क्योंकि वो बोधगम्य नहीं है, जानी नहीं जा सकती। बोधगम्य वही वस्तु हो सकती है जो ज्ञाता सापेक्ष हो, मतलब ज्ञाता पर निर्भर हो, उसी का बोध होता है, वही बोधगम्य है। तो बर्कले का दृश्यता से जो तात्पर्य है वो व्यक्तिगत दृश्यता से नहीं है। उसका तात्पर्य है कि यदि मुझे प्रत्यक्ष नहीं होता तो ये नहीं कह सकते कि वो वस्तु है ही नहीं, क्योंकि अन्य दृष्टाओं आत्माओं को उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता होगा। और बर्कले के जो दृश्यता का तात्पर्य वर्तमान दृश्यता से भी नहीं है। दृश्यता किसी भी काल में हो सकती। यदि वर्तमान में हम किसी वस्तु को नहीं देख रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, परंतु वो वस्तु भूतकाल में रही होगी, भविष्य काल में हो सकता है हमें दिखाई दे। तो ऐसा हो सकता है भूत भविष्य की सत्ताओं की दृष्टता मेरे लिए संभव नहीं हो, अन्य आत्माओं के लिए भी वो संभव नहीं हो। तब इन वस्तुओं की सत्ता परमात्मा ईश्वर की दृष्टता का विषय। ईश्वर भूत वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञाता है, सभी का जानने वाला है। तो किसी की भी अगर आत्मा या मेरी आत्मा में वस्तुएं दृश्य नहीं है किसी भी काल में, तो ईश्वर को वो हर काल में दृश्य होगी। तो बर्कले के अनुसार जिस वस्तु का प्रत्यक्ष हमें अन्य आत्मा को नहीं होता उसका प्रत्यक्ष ईश्वर को जरूर होता है, क्योंकि ईश्वर की दृश्यता का विषय बिना किसी सत्ता के अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इस पर बर्कले सत्ता दृश्यता दोनों शब्दों को क्या मानते हैं? पर्याय मानते हैं, और दृश्यता को ही सत्ता का अनिवार्य कारण मानते हैं कि दृश्य कैसे है कि वो सत्य है इसलिए दृश्य है। थैंक यू।